पंजाब में मतदान के कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन यहां दलितों के विमर्श के कोई भी मुद्दे उठ नहीं रहे हैं। चाहे वो अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन दलितों के और आम आदमी के हित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब हैं। ये भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और अंबेडकर साहब के ग्रैंडसन। इनसे बेहतर और कोई मेहमान नहीं हो सकता है दलितों के बारे में और जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। प्रकाश अंबेडकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेलीविजन में। आपने जायजा लिया है पंजाब का, आप पिछले 3-4 दिन से पंजाब में घूम रहे हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की जो मैनिफेस्टो है उसको भी देखा है। दलितों के मुद्दे, उनके अपलिफ्टमेंट के मुद्दे कहाँ आपको नजर आ रहे हैं? तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए और ना कोई प्लान है इनकी डेवलपमेंट के लिए जी। पंजाब की जो राजनीति मैं देख रहा हूँ, एक दूसरे पर आलोचना लगाने के अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। स्टेट में डेवलपमेंट की कोई एजेंडा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको विकसित करने के लिए कोई योजना नहीं है। उसके साथ साथ जो किसान मजदूर जो है उसके लिए भी कोई विकसित करने की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अब जो राजनीति का जो मुद्दा बना है वो एक दूसरे को रन डाउन करना, मतलब उसकी बदनामी करना या उसके पिछले ज़िंदगी में जो उसके खामियां हैं वो लोगों के सामने ले आना और उस पर राजनीति करना और ये करना कि मैं इनसे अच्छा हूँ, इसी की राजनीति मुझे दिखाई देती है। लेकिन आम आदमी जो है, ये आम आदमी की विकसित की बात कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। कुछ पार्टियों ने जीडीपी की बात कही है, जीडीपी ग्रोथ की बात कही है जी, लेकिन उसके साथ साथ आज की जो समस्या है उसके चेहरे पर जो हंसी आनी चाहिए थी, मतलब फेस पर जो उसकी एक रौनक चाहिए थी, वो रौनक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उस रौनक लाने के लिए जो प्लानिंग की बात होनी चाहिए, जो मैनिफेस्टो में बात होनी चाहिए, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। तो क्या करेंगे? आपकी कभी कोई बात हुई जो मेनस्ट्रीम पार्टीज है, जो रूलिंग पार्टी यहाँ का अकाली दल है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो थर्ड मोस्ट पावरफुल पार्टी जो इमर्ज कर रही है पंजाब में, उनसे कोई विमर्श, कोई बातचीत हुई इस तरह की कि भाई आप लोग दलितों के मुद्दे उठाते हैं, उनके वोट आप लेते हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सामाजिक हैसियत उनके बढ़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? देखिए, मैं 30-35 साल से राजनीति में हूँ जी, और करीब 20 साल में राज्यसभा लोकसभा रह चुका हूँ जी। इन पार्टियों को मैंने नज़दीक से देखा है। वीपी सिंह की जब दौर था तब हम लोग उस सरकार में थे और कई नीतियां हम लोगों ने बदलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि जब प्रो पुअर एजेंडा आना शुरुआत हुआ तो यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो इकट्ठा हुई, अयोध्या का मुद्दा उठाया गया और वहाँ से उस सरकार को तहस नहस कर दिया। आज की जो पूरी सरकार है, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो अकालियों की है, ये अपर कास्ट राजनीति करना चाहती है और सत्ता जो है वो अपर कास्ट में बरकरार रखना चाहती है। अब डीमोनेटाइजेशन का इशू ली, जो आम मुद्दा है, ये कोई नहीं लोगों को बता रहा है कि 16 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक जितना काला धन था वो सब काला धन बैंकों में आ चुका था जी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने काला धन निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, लेकिन आरबीआई अपने रिपोर्ट में कह रही है कि 28 सितंबर की उनकी जो बुलेटिन निकली है, उस 28 सितंबर के बुलेटिन में उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को हमारे पास इतना बैंकों में डिपॉजिट्स थे वापस आ गया। और नहीं, वो उस समय तो डिमोनेटाइजेशन था ही नहीं, सितंबर में तो डिमोनेटाइजेशन था ही नहीं, लेकिन 11 नवंबर को जो उन्होंने बुलेटिन निकाला है, उस बुलेटिन में उन्होंने कहा कि 8 तारीख तक जो है जो काला धन है 80% हमारे बैंकों में आ चुका है। तो ये फैक्ट जो है ना आप कहना चाह रहा है, ना कांग्रेस लोगों के सामने ले आना चाहती है। ये सिर्फ मेरे ख्याल से शैडो बॉक्सिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये शैडो बॉक्सिंग वहाँ पर कर रहे हैं। असलियत जो है वो लोगों के सामने नहीं ले आ रहे। या मैं आज कहूँ कि जो किसान है, मतलब जिसका व्यवहार चल रहा है, अब किसानों ने बैंकों से कर्जा तो लिया हुआ है
नोटबंदी के बाद में जो व्यापार कैश में होता था वो अब चेक्स में होना शुरुआत हुआ है। किसान जैसे बैंकों में जाके कैश डिपॉजिट कर देता है तो बैंक ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से जो उसने कर्जा लिया है उसमें एडजस्ट होने जा रही है। तो किसानों के पास कोई पैसा है नहीं, आया नहीं है। तो इस पे क्या असर पड़ा जो छोटे किसान थे? मतलब ये मान छोटे लीजिए कि किसान बहुत बड़ा पर तो छोटे किसानों पे तो असर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो खेती पर मजदूर, खेत पर जो मजदूर है वो तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से फाइनेंशियली ख़त्म हो चुका है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लेबर था वो कंस्ट्रक्शन लेबर था, जिसकी 5 करोड़ की संख्या आज है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर इफेक्ट हो चुका है, वो अपने गांव चले गया है और उसकी भी परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये जो चमड़े का व्यापार करते थे, जिसमें अधिकांश चमार समाज के लोग अधिक थे, अब उनकी पूरी दुकानें बंद हो चुकी है। बिल्कुल। और कई लोगों ने कहा कि हम लोग आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये कई टीवी के चैनलों ने भी बता दिया, लेकिन आज उसकी चर्चा मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। ना प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में दिखाई देती है, ना कांग्रेस के जो प्रमुख है राहुल गांधी उनके स्पीच में दिखाई देती है, या बीच में अब केजरीवाल आके गए थे उनके इसमें भी कहीं दिखाई नहीं देती है। ये तो सिर्फ एक दूसरे के कपड़े उतारने फाड़ने में ही लगे हुए, दूसरा और कुछ मुझे दिखाई। प्रकाश जी, वापस फिर पंजाब पे आते हैं। हमने नोटबंदी पे बात कर ली। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो यहाँ दलितों की जो आबादी है वो अच्छी खासी है। ओवरऑल अब देखें तो 32% के आसपास दलित हैं पंजाब में। सही। और दोआबा जो एरिया है यहाँ 42%, 42% के आसपास में है। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद दलितों के हाथ में पावर पंजाब में क्यों नहीं आता? देखिए, सबसे बड़ा दलितों में जो दो ग्रुप्स है, एक रविदासी है और एक वाल्मीकि है। दोनों बराबर के हिस्सेदार, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने दोनों को डिवाइड किया है। कांशीराम जी ने भी यहाँ कोशिश की, उनके साथ में रविदासी ज्वाइन हो गए, लेकिन वाल्मीकि ज्वाइन नहीं हुए। यहाँ अगर दलितों की ताकत अगर बढ़ानी है तो मेरे ख्याल से रविदासी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है जी, शिक्षा में पढ़े लिखे हैं और उनमें एक साहस है। जहाँ तक वाल्मीकि समाज है, ये वाल्मीकि समाज अब उतने ओहदे तक पहुँचा नहीं है। अगर रविदासी बड़ा मन करते हुए ये अगर कहेंगे कि हम ये जो 40 दोबा का जो 40% है, इसको हम लोग इकट्ठा करने के लिए ताकत अगर हमारी बनेगी जी, और ताकत बनने के बाद यहाँ का मुख्यमंत्री हम वाल्मीकि समाज से बनाएंगे, अगर ये बड़पन अगर रविदासी बताता है तो शायद मेरे ख्याल से दलितों के अंदर एक पॉलिटिकल ताकत आ सकती है। जी। 90 का दशक था पंजाब में। देखा कि काशीराम जी तो पंजाब से रहे, है ना, रोपड़ के पास से गांव से है वो, उनके गांव से, और उन्होंने अकाली दल के साथ मिलकर 9 सीटें भी जीती। तो ऐसा लगा कि शायद जो दलितों को पावर है, पॉलिटिकल पावर, उनको एम्पावर करने की जो बात है, शायद वो सही रास्ते पे चल रहा है, ऐसा लगा। एक वक्त ये भी था। लेकिन उसके बाद गठबंधन टूटा और काशीराम जी का पंजाब की राजनीति से मोह भंग भी हो गया और वो यहाँ से उत्तर प्रदेश चले गए। महाराष्ट्र में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद जो बीएसपी यहाँ आई मायावती के समय में, वो बीजेपी के हाथ में, अकाली दल के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में वो खेलती रही। ये एक हकीकत है। सही है। लेकिन आप लोगों ने इसको फिर से लीक पे लाने के लिए कुछ किया कभी? देखिए, हम लोग ने अभी इसको शुरुआत किया है और मैंने जैसे कहा कि वाल्मीकि और रविदासी को जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं लाते तब तक दलितों का वजूद यहाँ पे बन नहीं सकता है। क्या रोक रहा है इसको? मतलब क्या इसमें अड़चन क्या है? नहीं, परेशानी अड़चन क्या है? मेरे ख्याल से मेरे पास समय कम था। शायद मैं अगर 1 साल पहले अगर शुरुआत करता तो बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर करवा सकता था। लेकिन समय का कम होने की वजह से मैं वो लागू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगले लोकसभा के चुनाव तक रविदासी और वाल्मीकि को दोनों को इकट्ठा लाने में, क्या इनका कुछ एजेंडा आपने बनाया? क्योंकि ये इनके लिए एजुकेशन जरूरी है, इनके लिए जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके लिए रोजगार भी जरूरी है। अभी जो है जितने भी डेरे हैं जी, उनमें एक बदलाव आना शुरुआत हो चुका है और डेरों ने अब शिक्षा के ऊपर काम करना शुरुआत किया है और उन्होंने कई स्कूल्स बनाए हैं। जी,
और उस स्कूल्स में उन्होंने ये देखा है कि रविदासी समाज के भी लोग आए, वाल्मीकि समाज के भी लोग आए और दूसरे शेड्यूल कास्ट है और गरीब है, वो उनके आके वो ये तो सामाजिक एस्पेक्ट हो गया। नहीं, ये जब तक देखिए अगर सोशल पॉलिटिकल चेंज आपको लाना है जी। तो सोशल चेंज लाना सबसे बड़ी बात है। जब तक सोशल चेंज नहीं आती तब तक पॉलिटिकल चेंज आएगा ही नहीं। जब तक शेड्यूल कास्ट जितना भी है वो ये जब तक नहीं मानता है कि भी हम लोग को इकट्ठा आना है, ये उसके जहन में अगर एक दफ़े बात बैठ गई तो ये वो आएगा। क्या ये जो सोशल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट है ये डेरा के जरिए ही आएगा? क्योंकि आप महाराष्ट्र में काम कर चुके हैं, आपने उत्तर प्रदेश भी देखा है, आपने बिहार भी देखा है, इसमें डेरा की क्या भूमिका हो सकती है? मैं एक ये मानता हूँ कि जितने रिलीजियसली लोग यहाँ पे जुड़े हुए एक दूसरे से और डेरे से, उतने यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ मंदिरों से इतने जुड़े हुए नहीं है। यहाँ जो महापुरुष कहते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ ये जो डेरे के महाराज जो है, साधु कीजिए, उनके साथ में लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, एफिलिएशन ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टियों से उनका एफिलिएशन इनसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और इसलिए अगर सोशल चेंज लाना है तो ये डेरों में ही अगर सोशल चेंज आते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि समाज के अंदर भी ये सोशल चेंजेस आना शुरुआत हो जाएंगे। एक बात आपने कही थी कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है, जिससे ये माना जाता है कि जो दलितों का जो अपलिफ्टमेंट है, सोशल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिकल, दोनों ये होगा। लेकिन पंजाब में जो दलितों की भागीदारी है इस बजट में बहुत कम है। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे जब कांशीराम जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, ये मेरे ख्याल से 1980s में इंदिरा गांधी दोबारा आने के बाद जी लड़ झगड़ के हम लोगों ने ये बात लाई थी कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी हर सरकार की है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि बजट जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन के मुताबिक उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि राइट 85 से लेके बजट वैसे बनाए गए हैं। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रावधान उसमें था कि ये बजट जो है एससी और एसटी के लिए किया जाएगा, वो लैप्स नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए आज जो है केंद्र सरकार के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ के ऊपर अनस्पेंट अमाउंट वैसे की वैसी ही है। लेकिन जहाँ पंजाब की बात मैं करता हूँ कि पंजाब में के बजट में ऐसे मुझे कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा। अगर होता तो शायद 30% बजट जो है 32% बजट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए होता। बिल्कुल। और आज जो समस्या दिखाई देती है कि कई शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है या डेरे जो है स्कूल्स बना रहे हैं लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वहाँ की जो टीचर्स है उनकी तनख्वाह सरकार को देनी होगी, बिल्कुल, स्कॉलरशिप और फ्रीशिप इनको देना होगा। तो मेरे ख्याल से दलितों ने इस बात पर गौर करना चाहिए। और ये मौका है, मेरे ख्याल से 4 तारीख को वोट है, वो इंडिपेंडेंटली अगर दलितों की ताकत अगर खड़े करते हैं, इंडिपेंडेंट जैसे कि आज हम लोग भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें से अगर 10 भी उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि जिसको सरकार में आना है इस बजट के अंदर आर्थिक विकास के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के आर्थिक विकास के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को आप लागू करोगे या नहीं करोगे। मेरे ख्याल से वही सरकार में बैठे। अगर यही पोजीशन अगर दलित पार्टियां लेती है तो मैं मानता हूं कि यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दलितों का हो सकता है और उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो है वो बदल सकती है। थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लें। सही, आपने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया, सब कुछ देखा है किस तरह से चला है, वहाँ दलितों की भूमिका कितनी रहेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, दलितों की मेरे ख्याल से दलितों ने अपनी भूमिका के बजाय वहाँ जो है दलितों ने अपने आप को एक सत्ता का केंद्र बनाया हुआ, इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसलिए इस बार मायावती जो है वो मुसलमानों के साथ में बैठते हुए सत्ता बनाने की अपेक्षा कर रही है। पिछले बार उन्होंने ब्राह्मणों के साथ बैठ के सत्ता की अपेक्षा की थी। इस बार
उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से समाज जो है वो पोलराइजेशन हो चुका है। ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी की तरफ पूरी तरह से मोड़ चुका है जी। अब ये देखना है कि मुस्लिम समाज जो है ये कांग्रेस और एसपी के गठबंधन से वो जो मायावती की तरफ झुका हुआ था वो दोबारा कांग्रेस और एसपी की तरफ झुकता है क्या, ऐसी परिस्थिति है। मुझे इन दोनों स्टेट की जो परिस्थिति आज दिखाई देती है उसमें किसी को एक क्लियर कट मेजॉरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। और ये मुलायम सिंह के परिवार में, उनके परिवार में जो इतना उठापटक और इतना महाभारत परिवार के अंदर भी परिवार के बाहर भी, क्या उससे जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, जो मतदाता है, वो कहीं कंफ्यूज होता है क्या? मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह को किसी ने समझा नहीं है। हाँ। मुलायम सिंह एक पहलवान है जी, इसलिए धोबी पछाड़ देना वो अच्छी तरह से जानते हैं। कल और इसलिए और अब भी वो धोबी पछाड़ ही दे रहे हैं। रविवार ऐसा को, मैं मानता हूँ। रविवार को कल ही उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के प्रचार को लिए नहीं जाऊंगा। हाँ। उम्मीदवारों के लिए जी जी। ये भी एक उनकी एक धोबी पछाड़ है। परिवारवाद के खिलाफ यहाँ की नई जनरेशन है और वो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के रिसेंटमेंट से वो वहाँ पे जाहिर हो चुकी है। इसलिए अखिलेश को बढ़ावा देने के लिए जी मुलायम सिंह ने एक धोबी पछाड़ दी थी कि अपने घर में ही झगड़ा लगा दिया। हाँ। और झगड़ा लगाते लगाते उन्होंने ये देखा कि पार्टी और कार्यकर्ता जो है वो अखिलेश की तरफ मुड़े। उसमें सफल रहे, उसमें पूरी सफलता रहे। और आज भी वो यही बता रहे हैं कि अखिलेश की जो लीडरशिप है ये पारिवारिक लीडरशिप नहीं है, लेकिन अखिलेश की लीडरशिप जो है वो संघर्ष की लीडरशिप है। वो संघर्ष मुलायम सिंह के साथ करके वो अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से राजनीति का एक नई धोबी पछाड़ जो है मुलायम सिंह ने इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए जिन परिवारों को अपने बेटों की या बेटी की राजनीति में इज्जत बढ़ानी है तो मुलायम सिंह की धोबी पछाड़ उन्होंने तो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी अपने आप को मानते हैं, लोहियावादी, लेकिन उनके परिवार से 18 लोग पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, पंचायत और कमेटियों में हो, 18 लोग हैं। तो समाजवाद एक मजाक नहीं बन गया? देखिए यहाँ तो मैं तो कहूँगा कि गांधीवाद भी ख़त्म हो चुका है, समाजवाद भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ कोई वाद रहा ही नहीं है। अवसरवाद, ये सिर्फ अवसरवाद ही रहा है, जातवाद रहा है, धर्मवाद रहा है और उसके साथ साथ अब परिवारवाद भी आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ये एक ऐसी घटना है कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर विश्वास उड़ते जा रहा है। आज पंजाब में आप देखिए कि कोई लोग जो है बाहर अपनी राय देने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके घर में जाइए तो ड्राइंग रूम में वो अपनी राय नहीं देते। आप उनके किचन रूम में जाएंगे तो कहीं थोड़ा सा वो आपसे बात करना शुरुआत करते हैं। तो एक डर का माहौल है। उसके साथ साथ मैं अगर किसी के साथ अपनी राय रखूं तो विश्वास उस पर नहीं है कि ये सही ढंग से ले ले। इसलिए हम लोग एक दूसरे पर का विश्वास खो चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए तो ये भयानक परिस्थिति है, लेकिन देश के लिए ये काफ़ी बड़ा खतरा है। एक सवाल पूछ लेते हैं कि जब रिजर्वेशन की शुरुआत की थी तो बाबा साहब ने उसको 10 साल के लिए उसका प्रोविज़न किया था। आज इतने साल हो गए, क्या जो सही लोग हैं जिनके ऊपर टारगेट होना चाहिए था, क्या उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है? लोग अभी भी, दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास नौकरी नहीं है, सड़क के किनारे काम करने के लिए मजबूर हैं या दिहाड़ी का काम करते हैं, उनके पास रोज़ की कमाई करते हैं, रोज़ खाते हैं। क्या रिजर्वेशन का पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज कर रही है, ऐसा लग रहा है? मैं ऐसे कहूँ कि रिजर्वेशन जो है वो दो तरीके के रिजर्वेशन है जी। एक जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए होना चाहिए। दूसरा रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन है कि जो सर्विस और एजुकेशन का रिजर्वेशन है। तो ये सर्विस और एजुकेशन का रिजर्वेशन जो है ये परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको निकाला नहीं जा सकता। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात बाबा साहब ने ज़रूर की थी कि ये 10 साल के बाद ख़त्म होना चाहिए, लेकिन
आज मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां होने की वजह से पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। और इसलिए जो 10 साल पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए था, वो ख़त्म करने में इनके पास ताकत नहीं है, ना ये डिसीजन लेने में उनके पास कोई क्या कोई भी हिम्मत पार्टी है। कोई भी पार्टी आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत ने बोला था, उसके बाद रिसेंटली पिछले हफ्ते मनमोहन वैद्य का बयान आया था रिजर्वेशन को लेके, लेकिन तुरंत उनके ऊपर दबाव बना, उन्होंने जो कुछ बोला था वापस कर लिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि आरएसएस की बात अलग है। आरएसएस जो है वो जैसे पानी में हम लोग कंकर डालते हैं जी, देखने के लिए ये कितना गहरा गहरा है, है। उसी तरह वो कंकर डाल रहे हैं कि पॉलिटिकल जो नब्ज है उसको पॉलिटिकल जो समझने के लिए। नहीं पॉलिटिकल नव समझने के लिए और रिएक्शंस कितनी आएगी उसके लिए। उनका रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है, उनका इस कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। जी, वो इस संविधान को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन संविधान को बदलने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उस पर आंच आना शुरुआत किया। मतलब आपने क्या खाना चाहिए उस पर आए, आपने क्या पहनना चाहिए उस पर उन्होंने टिप्पणी करके दी। तो वहाँ ये देखा गया कि कीचड़ अपने आंग पे उठ रहा है। बिल्कुल। कई लोगों ने जिनको अवार्ड्स मिले थे, वो उन्होंने अपने अवार्ड्स पैसे के साथ में सरकार को रिटर्न कर दिया। फिर दूसरा संविधान से मतलब ये एक बात है कि इंडिविजुअल फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है, और ये इंडिविजुअल फ्रीडम रहना चाहिए करके समाज से आवाज़ आई। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये देख रहे कि रिजर्वेशन के मामले में ये कितने रिएक्ट होंगे, तो उस पर भी उन्होंने देखा कि रिएक्ट होना शुरुआत हुई है। आरएसएस की अपनी जो थियोरी है वो ये है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम देना नहीं चाहते किसी को, और दूसरा जो है वो किसी प्रकार की वो आरक्षण नहीं चाहते। उनकी जो थियोरी है वो मनुवादी थियोरी है। मनुवाद दोबारा लेना चाहते हैं, और ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे आए इसकी वो संविधान बनाने के लगे हुए। और कुछ लोगों के पास जो है बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे बहस चलती रही है, सालों से, दशकों से बहस चल रही है। नहीं, दशकों से नहीं कहूँगा मैं, ये बहस मेरे ख्याल से पहले शुरुआत हुई 1946 से 1950 तक जी। जब ये संविधान बन रहा था, तब उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस संविधान को मानते नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मनुवादी बात है ही नहीं उसमें। अब जो है वो दोबारा सत्ता में आए, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आए, तब उन्होंने रिव्यू कमेटी रखी, और आज जब उनको दिखाई देता है कि पॉलिटिकली हम लोग मेजॉरिटी में आ चुके हैं, और मेजॉरिटी में आने से उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को ख़त्म किया है, दे आर फिनिशिंग ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी। अकालियों के साथ बैठे हुए है, ये बात सही है, लेकिन अकालियों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी को बढ़ाया महाराष्ट्र में, आज वही बीजेपी शिवसेना को ख़त्म कर रही है। तो आप क्या वही राजनीति पंजाब में जा रही है। बादल जो है वो इस बात से आगाह हो जाए कि वो इतने मजबूर ना हो जाए कि उनके वो प्यादे बन के रह जाए। बट पिछले 30-35 साल से तो ऐसा ही चल रहा है। देखिए 30-35 साल से शिवसेना भी उसी तरह से चल रही थी। आज जो है शिवसेना उन पर मजबूर है, मजबूर ही है उनके साथ में रहने की। वही अकालियों की परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। प्रकाश जी, ये बहस का सिलसिला चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आरक्षण का मुद्दा हो, दलितों को अधिकार देने का मुद्दा हो, मुद्दे कई हैं। ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में, जिस पे हमने बात नहीं की। 1 मिनट हम चाहते हैं कि आप ड्रग्स के बारे में बोलें, क्योंकि दलितों में एक अच्छी खासी आबादी है जो ड्रग्स के शिकार है। ये इस पे हमें जरूर सवाल उठाना। देखिए ये ड्रग्स का मामला जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर का मामला है, और जिस तरह से यहाँ की सरकारें सतर्क रहनी चाहिए थी, उस तरह की सतर्क यहाँ पर नहीं रही, और इसलिए ड्रग्स, टेररिज्म और गवर्नमेंट के अधिकारी इसमें शामिल है। और मोदी भी जो है वो मेरे हिसाब से हतबल है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए और ये हतबलता जो है, नो एक्शन की जो परिस्थिति आई है, उसकी वजह यह है कि हम लोग अपनी राजनीति जो है इंसानियत की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जात की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और जब हम धर्म और जात की राजनीति करते हैं
तो हम लोग पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले सकते। और इसलिए मेरे ख्याल से पठानकोट का भी अटैक हो, सभी जन जानते हैं कि उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, तब भी हम लोग कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते। इसकी वजह मैंने जैसे कहा कि कास्ट एंड रिलीजन, इसकी राजनीति जब तक रहेगी, इसकी राजनीति जब तक रहेगी, तब तक हम लोग पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेते रहेंगे। और वक्त ऐसे आ गया है, अभी मैं मान के चलता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा मंडरा रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। थैंक यू अम्बेडकर साहब, इन्होंने बहुत मीनिंगफुल बातें, अर्थपूर्ण बातें करी, खासकर दलितों को किस तरह से एम्पावर किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन, उसको किस तरह से इंश्योर किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंजाब में अब तक होता ये आया है कि दलितों का, चाहे वो कांग्रेस हो या अकाली दल हो, सभी पार्टियां किसी न किसी तरह से राजनीतिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है। तो आज की मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।